नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम देख चुके हैं कि पिछले वाले लेक्चर में हम शुरुआत कर चुके हैं कि भारत में ऊर्जा संसाधन। तो भारत में ऊर्जा संसाधन का जो आज हमारा जो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इस सेकंड पार्ट में जो हमने फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, उसके आगे से हम इसमें यहाँ से आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने भारत में जो ऊर्जा संसाधन है उनको सबसे पहले हमने दो भागों में बांटा है, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। दोनों में मैंने अंतर स्पष्ट कर दिया है, ठीक है, कि जो प्रदूषण करते हैं, ठीक है, और जो खत्म हो जाते हैं वो किस में चले जाते हैं, वो परंपरागत में चले जाते हैं। और गैर परंपरागत में मैंने डाल दिया है या नवीकरणीय इनको बोल दिया गया है, ऐसे ऊर्जा के सोर्स, ठीक है, जो समाप्त भी नहीं होते हैं और प्लस में प्रदूषण भी नहीं करते हैं, उनको हमने किस में डाल दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स में डाल दिया है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हमने आगे फिर डिवाइड किया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था कि गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें हमने देख लिया था, सबसे पहले हमने परमाणु ऊर्जा पढ़ी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के बाद हमने समुद्रीय ऊर्जा पढ़ी। समुद्रीय ऊर्जा पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ते हैं हमने भूतापीय ऊर्जा पढ़ती है कि भूतापीय ऊर्जा के सोर्स कहाँ हैं, हमने ये भी देखे, जैसे कि लद्दाख की पूंगा घाटी है, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण स्थान है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं, एक सूरज कुंड है झारखंड का, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तपोवन है, कहाँ तपोवन कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ताता पानी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो ये कहाँ पर ये ऊर्जाएं बन रही है, भूतापीय ऊर्जा, इसके बारे में ढंग से अध्ययन किया। भूतापीय ऊर्जा के बाद मैंने बायोगैस बताया आपको, ठीक है। बायोगैस ऊर्जा, ये बायोगैस ऊर्जा कैसे बनती है, ठीक है, बायोगैस ऊर्जा है। इस बायोगैस ऊर्जा में कौन सी जो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में मिथेन बनती है। जब बायोगैस बनती है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये साइंस से भी आता है और यहाँ से भी आता है, मैंने यहाँ भी पढ़ा दिया आपको। ये बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है, मिथेन गैस की मिलती है, 60 से 65%। 30 से 35% किसकी मात्रा मिलती है, तो CO2 की मात्रा मिलती है। मैंने कुछ क्वेश्चन साइंस के भी इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। चारों ओर से मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं वो आपको कल बताए थे, और बहुत आपको ये सेशन है बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। यदि आप मैंने देखिए सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं भारत की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको झीलें पढ़ाई हैं, झीलें पढ़ाने के तुरंत बाद मैंने नदियां ली हैं, क्योंकि जो भी झीलें पढ़ाई थी वो झीलों से, कुछ झीलों से नदियां भी निकल रही थी। याद कीजिए आप, चंद्रताल और सूरजताल, चंद्रताल और सूरजताल दोनों झीलें हैं, उनसे चंद्र और भागा दो नदियां निकलती हैं। आगे जाकर के चिनाब नदी का निर्माण किया था, तो नदियां कनेक्ट हुई, मैंने नदियां पढ़ाई। नदियां पढ़ाने के बाद आप समझेंगे कि नदियों के बाद मैंने डायरेक्ट ये ऊर्जा संसाधन क्यों लिया है। आज मैं जब आपको जलीय ऊर्जा पढ़ाने वाला हूं तो आपको ये समझ में आने वाला है कि मैंने आपको जब नदियां पढ़ाई हैं तो नदियों पर मैंने आपको ये भी बताया है कि किस नदी पर कौन सा बांध स्थित है। आज आपका मैं ये भी देखूंगा कि आपको कितना याद है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कुछ क्वेश्चन, ताकि मुझे भी तो लगे, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब नदियां पढ़ी हैं तो नदियों पर मैंने आपको कई सारे बांध बताए हैं, और जब बांध बताए हैं तो उन बांधों से ही हमने ऊर्जा बनाई है, जिसे हम जलीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय ऊर्जा कहते हैं। और आज हम जलीय ऊर्जा से ही शुरुआत करते हैं। तो चार हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा पढ़ चुके थे, उसके बाद हम समुद्री ऊर्जा पढ़ चुके थे, फिर तीसरे नंबर पर हमने देखा था भूतापीय ऊर्जा पढ़ चुके थे, फिर बायोगैस ऊर्जा पढ़ चुके थे। आज हम पांचवें नंबर का है, पहली वीडियो से नोट्स बनाना शुरुआत कीजिए, और पांचवें नंबर का आज हम शुरुआत करते हैं जलीय ऊर्जा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं जलीय ऊर्जा की। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको साफ नहीं दिखता है तो आप अपने जो वीडियो लेक्चर है इसकी क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक है। आपने वीडियो की आप क्वालिटी बढ़ाएं, आपको एकदम साफ नजर आने वाला है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाने वाला हूं पूर्व की भांति, जैसे कि पूर्व के दो टॉपिक में आप देख चुके हैं कि एक एक चीज आपको मैप पे बताई है, इंडिया के मैप में आपको एक एक चीज मैंने भर के बताई है। ऐसे ही आज के लेक्चर में आगे आने वाले हर टॉपिक को मैं आपको इंडिया के मैप में बताने वाला हूं, एक एक तरीके से बिल्कुल आपको धीरे धीरे समझाते हुए मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं। बस आपको जरूरत है तो एक आपके मोबाइल है, इस मोबाइल को हॉरिजेंटल करिए, हॉरिजेंटल में आप मोड में रखने के बाद ईयरफोन कान में डालें, और ईयरफोन कान में डालने के बाद आप क्या करें, बिल्कुल शांत होकर के पूरा लेक्चर सुने। जब आपको यदि समझ में आए तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है। और आप तो मेरे अपने हैं, आप मुझे जब कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में और सुधार करता जाऊंगा। आपके लिए क्या क्या नया किया जाए ये भी मुझे आप बताने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा, देखिए जलीय ऊर्जा की यदि बात की जाए, जलीय ऊर्जा,
मैंने बताया है कि जलीय ऊर्जा है। मुख्यतः यदि देखे जाए, बात की जाए, सबसे पहले क्वेश्चन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं जलीय ऊर्जा से। कैसे क्वेश्चन उठ के आते हैं कि सबसे पहले भारत में जलीय ऊर्जा का संयंत्र कहां लगाया गया है, ठीक है। दूसरा, भारत में जलीय ऊर्जा का संयंत्र कहां लगाया गया है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, इस पे कौन कौन से जो बांध हैं, जितने भी नदियों पर बांध बने हैं, उन बांधों पे क्या है, हमने ये जलीय ऊर्जा के संयंत्र लगाए हैं, जलीय ऊर्जा वहां से बन रही है, कैसे बनी है, इस सब की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जलीय ऊर्जा की, जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल में एक स्थान है सिंड्रापोंग स्थान। कहां है? सिंड्रापोंग, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के इस सिंड्रापोंग स्थान पर भारत का सबसे पहले जलीय ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। दूसरे संयंत्र की यदि मैं बात करूं, तो हमने देखा, जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी, आप याद कीजिए, मैं हर चीज को लिंक करके पढ़ाने वाला हूं और आप भी याद करते चलें साथ में, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी है। देखो याद दिलाता हूं, मैंने जब आपको कावेरी नदी पढ़ाई तो याद कीजिए, मैंने एक लाइन बोली थी कि कावेरी नदी है ये तो कृष्णा जी की और शिव जी की बहुत प्यारी नदी है। इसका मतलब मैंने ये बोला था कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में एक तो शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है और एक बांध बना हुआ है, कृष्णा राज सागर बांध। याद कीजिए। तो मैं बात करता हूं शिव समुद्रम जलप्रपात, यानी कर्नाटक में ये कावेरी नदी पर एक जलप्रपात, इसका मतलब झरना है। और इस झरना है, इस झरने से पानी जब नीचे गिरता है तो बीच में टरबाइन लगा दी गई है। जब पानी आता है, इससे नीचे गिरता है टरबाइन पर, तो टरबाइन की पंखुड़ियां घूमती हैं और घूमने के बाद जो ऊर्जा बनती है वो बनती है जलीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का दूसरा जलीय ऊर्जा का संयंत्र कहां लगाया है, तो हम बता देंगे शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम कहां है? कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम जलीय ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछा जाएगा ये कहां स्थित है, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक में। मैं तो आपसे ये कहने वाला हूं कि उसको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि ये किस नदी पर स्थित है, तो आप बता देंगे किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, एक एक चीज यहां से ढंग से समझने वाले हैं हम। भारत का पहला हमने जलीय ऊर्जा का संयंत्र देख लिया, ठीक है, सेंट्रापोंग में है, पश्चिम बंगाल के में। दूसरा जलीय ऊर्जा संयंत्र हमने लगा दिया है शिव समुद्रम। अब मुझे बताइए, आप थोड़ी सी एक एक चीज मैं आपको क्लियर करते जाता हूं। आखिर ये कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात लगाने के पीछे जो जलप्रपात है, इस पर जलीय संयंत्र हमने लगाया है ताकि जलीय ऊर्जा बन सके। ऊर्जा का मतलब लाइट बन सके। अब लाइट बन सके ऐसा हमने क्यों किया है? आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी है? देखिए, भारत में हम पढ़ने वाले हैं, जब मैं आपको खनिज पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज आपकी क्लियर करने वाला हूं, तो हम पढ़ेंगे कि कर्नाटक में एक खान है सोने की, वो है कोलार खान। तो कर्नाटक की सोने की खान है कोलार खान, उसको विद्युत की आपूर्ति करने के लिए, कि वहां पर लाइट पहुंचे, विद्युत की पूरी सप्लाई हो सके, इसलिए हमने कावेरी नदी है, इस पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, यहीं पर हमने जलीय ऊर्जा का संयंत्र लगा दिया है, जिसे हम जानते हैं शिव समुद्रम जलीय ऊर्जा संयंत्र, जो कि भारत का दूसरा क्या है? जलीय ऊर्जा का संयंत्र है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जलीय ऊर्जा संयंत्र है, इसके बारे में मैं दोनों बातों को पहले लिखता हूं, एक एक चीज हम यहां से क्लियर करते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं सबसे पहले, शॉर्ट नोट्स भी आपके तैयार होते जाते हैं, आप साथ में लिखें। मैं लिखता हूं भारत का पहला, भारत का पहला जलीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा का संयंत्र। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन कैसे बनता है कि भारत का पहला जलीय ऊर्जा का संयंत्र कहां स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर होगा सिंड्रापोंग, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सिंड्रापोंग। और सिंड्रापोंग कहां स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा मैं दूसरी बात भी यहां पर लिख देता हूं, भारत का, ये भी लिख लीजिए, भारत का द्वितीय, ठीक है, यानी सेकंड जलीय ऊर्जा संयंत्र, जलीय ऊर्जा संयंत्र। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है। ज्यादातर जो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहीं से बना पूछे गए हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही लिखे हैं। जब आप जलीय ऊर्जा पढ़े तो ये दोनों फैक्ट आपके एकदम आंखों के सामने हो, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है। यहाँ पर यदि मैं जिस ऊर्जा के जिस भी टॉपिक में यदि ज्यादा समय लगा रहा हूं, समझ लीजिए या तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा जटिल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वहां पर समय लगा रहा हूं। आप समय की बिल्कुल चिंता नहीं करें,
आप ऐसा नहीं सोचें कि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, जो कम इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे जल्दी से सल्टा दूंगा। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लें। बस आपको जो चीज जितने समय से मैं पढ़ा रहा हूं उतने ही टाइम में आपको पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और नोट्स भी साथ आपको बनाते जाना है। आप आगे देखेंगे जब आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो आप कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, इनसे बाहर कुछ है ही नहीं। आप कोई सी बुक पढ़ेंगे, कोई सी एग्जाम का कोई क्वेश्चन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो नोट्स हैं ये तो बहुत बेहतरीन नोट्स आपके बनने वाले हैं। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है। एक टाइम आएगा तब आप हमारे 10-5 टॉपिक कंप्लीट होंगे, जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तब मैं आपसे कहूंगा कि आप क्वेश्चंस लाइए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, आपको ये बताने वाला हूं कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और जाके नोट्स उठाइए अपने, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ये विश्वास करता हूं, मैं आपको दावा करता हूं इस बात का, ठीक है, कि जो नोट्स तैयार हो रहे हैं ये पूरी किसी भी एग्जाम, स्टेट की हाईएस्ट एग्जाम हो उसके लिए कंप्लीट पूरे नोट्स हैं, ठीक है, और सबसे बेहतर है। आपको विश्वास नहीं होता है तो किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाएं आप और तुलना करें, अभी से तुलना करें। और मैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाता हूं, और शॉर्ट नोट्स हैं यही आपको एग्जाम तक लास्ट में याद रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बात करता हूं। भारत का द्वितीय जलीय ऊर्जा संयंत्र है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम जलीय ऊर्जा संयंत्र। शिव समुद्रम जलीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। ये शिव समुद्रम जलीय ऊर्जा संयंत्र है, ये कहां पर स्थित है मुझे बताइए? कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक है, ठीक है। इसके बाद मैं इसका उद्देश्य भी लिख देता हूं कि आखिर इसका उद्देश्य था क्या, ठीक है। शिव समुद्रम, तो ये इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिख लेते हैं यहां पर। तो देखिए उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था कि कर्नाटक की कोलार खान, क्या है? कोलार खान। कोलार खान है जो किसकी खान है? सोने की खान है। किसकी खान है? सोने की खान है। इस सोने की खान को विद्युत की आपूर्ति करना। किसकी आपूर्ति करना? विद्युत की आपूर्ति करना, ठीक है। किसका उद्देश्य था ये? शिव समुद्रम जलीय ऊर्जा का, ठीक है। इसका ये उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था कि कर्नाटक की जो ये खान है, कोलार खान, सोने की खान है, इसको क्या करना है? विद्युत की सप्लाई करना है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं। सबसे पहले हुआ क्या, ये लगाया है, आप ये देख लीजिए। चलो आगे आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो भारत में पहला ऊर्जा का संयंत्र लगाया था, ये लगाया था हमने 1897 में, ठीक है। कब लगाया था? 1897 में इसको हमने लगाया था। लेकिन 1975 की बात है, 1975 की बात है। 1975 में क्या किया है हमने? 1975 में इस जलीय ऊर्जा के लिए, चलो यहां लिख देता हूं साथ ही, 1897 की बात है। आगे लिखते हैं, साथ में इसको लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए 1975 में NHPC, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना की है। हमने क्या की है? 1975 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कहां कर दी है? भारत में कर दी है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जल ऊर्जा निगम। क्या बोल सकते हैं इसको? राष्ट्रीय जल ऊर्जा निगम की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल ऊर्जा निगम है, ठीक है। देखिए कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि एनएचपीसी है, राष्ट्रीय जल ऊर्जा निगम की स्थापना भारत में कब की गई है? तो 1975 में की गई है। ये आपको मोटी मोटी बात है, शुरुआत में आपको ये इतनी सी याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं जलीय ऊर्जा की। आखिर जो जलीय ऊर्जा है ये कहां कहां पर बनते हैं? देखिए मैं आपको फिर से क्लियर करने वाला हूं। जलीय ऊर्जा है, ये जलीय ऊर्जा बनेगी, चलो क्लियर करते हैं। यहां समझिए आप, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आपको प्रत्येक नदी पर कोई ना कोई बांध बताया है। जब भी परियोजनाएं चलती हैं आप समझिए,
जब भी कोई परियोजनाएं चलती हैं तो ये परियोजनाएं, कुछ परियोजनाएं तो ऐसी होती हैं जो बहुउद्देशीय होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था दामोदर नदी घाटी परियोजना, वो बहुउद्देशीय परियोजना थी और सबसे पहली थी, कब चली थी, 1948 में चली थी। उसका उद्देश्य क्या था कि सिंचाई भी हो और सिंचाई हो और विद्युत भी हो, दोनों की सप्लाई हो, एक तो सिंचाई भी और एक विद्युत भी, दोनों की सप्लाई हो, तो ये बहुउद्देश्य है। और भी इसके उद्देश्य थे, केवल दो नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जब यदि किसी परियोजना का निर्माण किया जाता है तो वो कौन सी होती है, हमारी बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन हम बात करते हैं जब भी ये बांध बनाए जाते हैं, जब भी क्या बनाए जाते हैं, जैसे ये है, इस पर बांध बना दिया है हमने, कोई भी बांध है, किसी भी मैं बांध की बात करता हूं, इस बांध में हमने क्या किया है, पानी भर दिया है। समझिए बांध बनाने के पीछे लॉजिक क्या होता है, यह हमने बांध है, इस बांध पर क्या भर दिया है, पूरा भरा है। भरने के बाद क्या होता है, भरने के बाद जो ये पानी है, इस पानी को यहां से गिराया जाता है। देखिए ये पानी यहां से ऊपर से गिराया जाता है। जब ऊपर से गिराया जाता है तो यहां पर हम क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। देखिए जैसे हमारे पंखा होता है, इसमें पंखड़ियां होती हैं, ये टरबाइन पर जब पानी गिरता है तो ये टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमती है तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, विद्युत आपूर्ति या विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जिसे हम जल ऊर्जा के नाम से जानेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, जलीय ऊर्जा। यहां से क्या प्राप्त होगी हमें, जलीय ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। ये हमारा कोई भी बांध हो सकता है, ठीक है, ये हमारा कोई भी क्या है, बांध है। तो आप देखिए मैंने नदियों पर आपको बांध पढ़ाए हैं, तो आपको याद रखना है वो जो बांध हैं, वो जितने भी बांध हैं, उन सभी बांधों पर जलीय ऊर्जा की परियोजना है, जलीय ऊर्जा हमने प्राप्त की है। इसलिए आप या तो बांध पढ़ लीजिए या आप जलीय ऊर्जा का जो भी परियोजनाएं चली हैं वो याद रखिए। मैं आपको फिर से याद दिलाने वाला हूं, तो देखिए, ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आगे हम बात करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं भारत में जलीय ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र, ठीक है, भारत में जलीय ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र, बात कीजिए। भारत में ये जो जलीय ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं, इस जलीय ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र कहां कहां स्थित हैं भारत में, ठीक है, जलीय ऊर्जा के प्रमुख क्या देते हैं हम, संयंत्र की बात करते हैं। देखिए तो भारत में जलीय ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र हैं, छोटा मोटा आपको रिवीजन कराता हूं, देखता हूं आपको कितना याद है। देखिए जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया है, सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में एक बेरीनाग का झरना है, उससे झेलम नदी निकल रही है। झीलों वाले टॉपिक में भी पढ़ाया है, नदियों में भी पढ़ाया है, और यहां से फिर से याद दिलाता हूं। तो बेरीनाग का झरना है जम्मू कश्मीर में, वहां से एक नदी निकल के आ रही है जिसका नाम है झेलम नदी। इस झेलम नदी पर याद दिला रहा हूं, याद कीजिए, झेलम नदी है, यह बेरीनाग का झरना है, बेरीनाग के झरना से ये झेलम नदी आ रही है। यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार बूलर झील थी और यहाँ नीचे डल झील थी। इसके किनारे मैंने एक परियोजना बताई थी, यहाँ पर तुलबुल परियोजना, कौन सी थी, तुलबुल परियोजना, बस वही तुलबुल परियोजना की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ये तुलबुल परियोजना है, ये भी एक जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। यहाँ पर बांध बना हुआ है, जब भी परियोजना है यहाँ पर बांध बना हुआ है, बांध से क्या कराया जाता है, पानी, पानी घुमाया जाता है तो टरबाइन घूमती है और क्या प्राप्त होती है, हमें जलीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला संयंत्र हो गया। ऐसे जितने भी बांध हैं उन सब पर संयंत्र हैं। आगे बात करूं जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको चिनाब नदी पढ़ाई थी। चिनाब नदी जब जम्मू कश्मीर में जाती है तो उस पर 3 परियोजना है, याद कीजिए, वहां भी मैंने बताया था, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, 3 परियोजना है। कई बार ये पूछी गई है, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। आगे मुझे याद आ रहा है, मैंने जो ये आपको झेलम नदी पढ़ाई, तो झेलम नदी की एक सहायक नदी पढ़ाई थी, किशन गंगा नदी, कौन सी, किशन गंगा नदी। और किशन गंगा नदी पर मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में ही एक ये परियोजना है जिसे किशन गंगा परियोजना के नाम से जानते हैं, ये भी मैंने आपको बताई है। तो जम्मू कश्मीर में देखो कौन कौन सी परियोजना हो गई, ठीक है, तुलबुल परियोजना हो गई, किशन गंगा परियोजना हो गई, बगलिहार हो गई, सलाल हो गई, दुलस्ती हो गई, ये 5 परियोजना है, ये जलीय ऊर्जा के यहाँ संयंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये आ रही है हमारी सतलज नदी। इस सतलज नदी में यहां पर आती है ब्यास नदी, यहां पर ब्यास नदी आके मिल रही है किसी स्थान पर, और जब सतलज नदी में ब्यास नदी आकर के मिल रही है तो इसका मतलब इस सतलज नदी में ब्यास नदी यहां पर आके मिल रही है,
जिस स्थान पर आके मिलती है, सतलज नदी में ये ब्यास नदी आके मिल रही है, तो इस ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ 2 बांध बनाए थे मैंने, याद करिए। इस ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में मैंने 2 बांध बनाए थे और जिनका नाम बताया था आपको पौंग और पंडोह बांध। याद कीजिए, पौंग बांध, पंडोह बांध, यहां पर भी क्या है, जलीय ऊर्जा है, ठीक है। इसके प्रमुख संयंत्र बने लगे हुए हैं। इसके बाद में बात करता हूं, मैंने ये सतलज नदी आ रही है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा है यहाँ पर नाथपा झांकड़ी परियोजना थी, नाथपा झांकड़ी परियोजना थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर बिल्कुल इधर की तरफ तो थी नांगल परियोजना, इधर तो थी नांगल परियोजना और इधर थी भांकड़ा, ठीक है। इधर तो नांगल थी और इधर कौन सी थी, भांकड़ा परियोजना थी। इधर कौन सी थी, भाखड़ा, यानी 2 बांध बने हुए थे। इधर भाखड़ा बांध था जो हिमाचल प्रदेश में था और नांगल बांध था ये किधर था, पंजाब में। तो ये बांध भी मैंने आपको बताए थे, याद कीजिए आप। ऐसे ही जितने भी बांध है वो सारे बांध अपन को यहाँ लिखने हैं और जलीय ऊर्जा के जहां पर क्या लगे हुए संयंत्र लगे हैं। और याद दिला देता हूं, दक्षिण भारत में आपको याद दिलाता हूं, दक्षिण भारत में एक मुझे बताइए, गंगा नदी बताई थी मैंने, गंगा नदी में मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी का उद्गम किसके, 2 नदियों के मिलने से होता है, भागीरथी और अलकनंदा। तो मैंने बताया था उत्तराखंड जब आपको पढ़ाया, तो उत्तराखंड में जो ये भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी में बाईं ओर से एक नदी आके मिल रही थी। ये है, देखिए, ये भागीरथी, ये अलकनंदा, इस भागीरथी में यहां से एक नदी आकर के मिल रही थी, मैंने बताया था भीलांगना नदी। तो ये भागीरथी और ये है भीलांगना, और भागीरथी और भीलांगना नदी है, इनकी ये दोनों मिलती हैं टिहरी नामक स्थान पर। और टिहरी नामक स्थान कहाँ है, उत्तराखंड में है। और यहीं पर एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। ये बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। इसकी विशेषता मैं आपको बता चुका हूं कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो यहाँ पर भी जल ऊर्जा का एक संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ गंगा नदी की, ये गंगा नदी की बात हुई है, ठीक है। नीचे चलते हैं, चलो प्रायद्वीपीय भारत में आपको पूछता हूं मैं, कितनी नदियां कितने बांध आपको याद है, मुझे बताइए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कृष्णा नदी की, चलो बात करता हूं। कृष्णा नदी पर मैंने आपको बताया था कर्नाटक में कौन सा बांध है, बताइए। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में कौन सा बांध है, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। आप याद करते रहिए, कृष्णा नदी है, मैंने आपको बताया था, इस कृष्णा नदी है, कर्नाटक में एक बांध है अलमाटी बांध, याद कीजिए, अलमाटी आपको बांध बताया था। ये कृष्णा नदी है, ठीक है। इस कृष्णा नदी है, इधर तेलंगाना है और इधर आंध्र प्रदेश है। इन दोनों के जब बॉर्डर पे बहती है तो यहाँ पर 2 बांध हैं, ठीक है, नागार्जुन और श्रीशैलम। यदि मैंने वहां नहीं बताए होंगे, भूल गया होऊंगा या बताए होंगे, मुझे कंफर्म याद नहीं है, यदि नहीं बताए हैं तो लिख लेना। यहाँ पर ये कृष्णा नदी है, जब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से बहती है तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर 2 बांध बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम आप लिख लेना, एक का नाम है श्रीशैलम और एक का नागार्जुन। ये है नागार्जुन बांध, ठीक है, और ये है श्रीशैलम, श्रीशैलम। ये भी क्या है, जल विद्युत के संयंत्र है, जल विद्युत ऊर्जा है, इसके क्या है, संयंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं आपको याद दिला देता हूं, एक कृष्णा नदी की मैंने सहायक नदियां आपको बताई थी, जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी की मैंने आपको सहायक नदियां बताई हैं। चलो मुझे नाम कमेंट करके बताएं, कृष्णा नदी की कौन कौन सी जो सहायक नदियां हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, बताइए। देखिए, आप याद कीजिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कृष्णा नदी पढ़ाई मैंने आपको, कृष्णा, ठीक है, ये कृष्णा नदी है। इस कृष्णा नदी पर मैंने आपको बताया था, देखिए, इस कृष्णा नदी पर, ये कृष्णा नदी निकलती कहां से मुझे बताइए। ये कृष्णा नदी निकलती है कहां से, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। इस महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही एक और नदी, सहायक नदी निकली है इसकी, ये कौन सी नदी है मुझे बताइए। और इस पर वही उसी नदी के नाम से बांध बना हुआ है, तो ये कोयना, कौन सा, कोयना नदी है और ये बांध बना हुआ है, तो कोयना बांध। इस कोयना बांध पर भी क्या है, जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। ये जल विद्युत ऊर्जा है, ये जलीय ऊर्जा है, इसका संयंत्र लगा हुआ है। एक मैंने इसकी सहायक नदी और बताई थी, याद कीजिए मैंने इधर से सहायक नदी बताई थी तुंगा और भद्रा, कर्नाटक में 2 तुंगा भद्रा नदी है। ये तुंगा भद्रा नदी जब मिलती है कर्नाटक में तो ये तुंगभद्रा नदी बन जाती है। और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में जाते हुए ये हैदराबाद है, यहाँ है आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जाकर के ये इसमें मिल जाती है कृष्णा नदी में। तो यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम क्या है इसका नाम क्या है, तुंगभद्रा परियोजना, कर्नाटक में है तुंगभद्रा। और ये तुंगभद्रा परियोजना है, इस तुंगभद्रा परियोजना पर भी क्या है, जलीय ऊर्जा का संयंत्र बना हुआ है। और देखिए, जितने भी बांध मैंने बताए थे वो सारे यहाँ रिवीजन होने वाला है, इसलिए मैंने नदियों के बाद ऊर्जा वाला चैप्टर लिया है। अब आपकी कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ पर। और देखिए,
और देखिए मैंने भीमा नदी बताई थी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इधर से आ रही थी, इधर कहाँ है, ये महाराष्ट्र से आ रही है भीमा नदी। और भीमा नदी महाराष्ट्र में बहते हुए यहाँ महाराष्ट्र के बाद चली जाती है कर्नाटक में, और कर्नाटक में जाकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस भीमा नदी पर ही महाराष्ट्र में एक बांध बना दिया, महाराष्ट्र में ही क्या बना दिया है, एक बांध बना दिया है, और इसका नाम क्या दे दिया है हमने, भीमा परियोजना। और इस भीमा परियोजना है मतलब बांध बना है, बांध बना है तो जलीय ऊर्जा का हमने यहां पर भी संयंत्र है। ठीक है, और देखते हैं इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, मुझे बताइए और मैंने कौन कौन से आपको बांध बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए नीचे मैंने आपको बांध बताए हैं, कौन कौन से बांध है, श्रीशैलम हो गया है, नागार्जुन हो गया है, टिहरी हो गया है। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नाम तो मैंने ले दिया है, बाकी जो भी नाम है मैं यहाँ पर लेता हूँ, लिखता हूँ, और लिखने के बाद आपको वो याद कर लेना है। ठीक है कहाँ से याद होंगे फिर बता रहा हूँ, ऊर्जा वाले चैप्टर में है, लेकिन याद होंगे आपको नदियों में जाके। तो ये यदि आपको टॉपिक तैयार करना है जलीय ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र, तो आप नदियां पहले पढ़े, नदियों को आप पढ़ने के बाद जहां जहां बांध है बस वही याद रखना है, बांध है वही जलीय ऊर्जा के संयंत्र है। तो आपको केवल बांध याद कर लेने हैं और ये क्या तैयार हो जाएगा, जलीय ऊर्जा का जो संयंत्र है, ये टॉपिक है आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ता हूं, तो जलीय ऊर्जा के संयंत्र लिख लेते हैं। यहां लिख लेता हूं, ठीक है। भारत में कौन सी ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा के संयंत्र। अब मैं बात करता हूं जलीय ऊर्जा के संयंत्र हैं। सबसे पहले मैं इन जलीय ऊर्जा के संयंत्रों को क्या लिखता हूं, नाम लिखता हूं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, देखिए आप ढूंढते रहना किस नदी पर है। अभी तो मैं आपके सामने कुछ जो भी 10 12 15 जो भी महत्वपूर्ण है वो तो लिख देता हूं, बाकी सारा काम आपका है। ये आप जाएंगे, नदियों वाले चैप्टर है, नदियों को ढंग से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बनाने के बाद उस पर जो भी बांध है उन बांध को यहाँ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कि कौन सी परियोजना है, ठीक है, किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। आपको ये 3 4 काम करने हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले लिखता हूं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में हम देख लेते हैं जलीय ऊर्जा के संयंत्र कौन कौन से हैं। देखिए मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो है तुलबुल परियोजना, याद कीजिए तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और आप याद रखिए जम्मू कश्मीर में तो है ही है, लेकिन किस नदी पर है ये मुझे बताइए, झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर। ठीक है, इसके बाद में लिख देता हूं बगलिहार सलाल दुलहस्ती। ठीक है, बगलिहार परियोजना है या जल विद्युत परियोजना है, इसको जलीय ऊर्जा भी है, जलीय ऊर्जा के संयंत्र यहीं पर स्थित है, तो बगलिहार परियोजना है। तीसरे पर सलाल है, सलाल। ठीक है, चौथे नंबर पर दुलहस्ती, दुलहस्ती, तो ये भी क्या है, परियोजनाएं हैं या जलीय ऊर्जा के संयंत्र भी हैं। ठीक है, ये किस किस नदी पर है, बगलिहार सलाल दुलहस्ती, मुझे बताइए। ये बगलिहार सलाल दुलहस्ती हैं, ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। ठीक है, ये भी किस पर है, ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है। तो बगलिहार सलाल दुलस्ती और तुलबुल ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर जलीय ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं। एक और लिखिए किशनगंगा, इस झेलम नदी की सहायक नदी है, बताई थी मैंने आपको, याद कीजिए किशनगंगा, किशनगंगा। और ये किशनगंगा जो परियोजना है यानी ये बांध बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, मुझे बताइए, ये किस नदी पर बना हुआ है, ये किशनगंगा है, ये किशनगंगा नदी पर ही बना हुआ है, नदी है किशनगंगा, किशनगंगा नदी पर। ठीक है, किशनगंगा नदी पर बना हुआ है। तो तुलबुल परियोजना, बगलियार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना, किशनगंगा परियोजना, जैसे कि ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जलीय ऊर्जा के संयंत्र हो गए। ठीक है, मैं आपको 3 4 बता देता हूं, आपको ऐसे ही ये खुद तैयार करने हैं। नदियों वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ा दिया है, जितने बांध हैं वही इसके जलीय ऊर्जा के संयंत्र हैं। जम्मू कश्मीर पढ़ाने के बाद मैं आता हूं आगे और बता देता हूं आपको। देखिए जम्मू कश्मीर के बाद मैं आपको बताता हूं, इधर आ जाइए आप, जम्मू कश्मीर हो चुका है, पंजाब में आ जाइए। ठीक है, पंजाब लिख लीजिए, पंजाब,
या पंजाब से पहले मैं लिख देता हूं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, समझ जाना, हिमाचल प्रदेश, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश में मैं देखता हूँ, ठीक है, तो पहले नंबर पर मुझे याद आता है, पहले नंबर पर है पौंग बांध, मैंने बताया था आपको पौंग बांध, ठीक है। दूसरा बताया था पंडोह बांध, पौंग बांध और पंडोह बांध। ये पौंग बांध और पंडोह बांध मैंने आपको कहाँ बताए थे, बताइए, हिमाचल प्रदेश में बताए थे। किस नदी पर बताए थे, याद करके मुझे बताओ, किस नदी पर बताए थे, बताइए। पौंग और पंडोह बांध तो बताए थे ब्यास नदी पर, मुझे बताइए, याद आया आपको? ब्यास नदी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सतलज की सहायक नदी मानी जाती है ना, सिंधु नदी तंत्र में इसको पढ़ा है। ब्यास नदी पर पौंग और पंडोह बांध है, जो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में ही मैंने बताया था आपको नाथपा झांकड़ी परियोजना, लिख लीजिए, नाथपा झांकड़ी परियोजना, ठीक है, नाथपा झांकड़ी परियोजना। ये नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है, ये बच्चा कहाँ है, नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है, ये किस नदी पर बनी हुई है, मुझे बताइए। सतलज पर बनी हुई है। किस पर बनी हुई है, सतलज पर बनी हुई है। चौथे नंबर पर मैं और देखना चाहूँ, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया है, पंजाब की बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया है, पंजाब की बात कर लेता हूँ, PNB याद रखना, पंजाब, ठीक है। इस पंजाब में मैं देखता हूँ नांगल बांध बना हुआ है। सबसे पहले कौन सा बांध बना हुआ है, यहाँ और लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध भी है यहाँ, ठीक है, भाखड़ा, भाखड़ा बांध, ये भी किस नदी पर है बताइए मुझे, इस सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस पर ही है। आगे मैं बात करता हूँ, तो पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब में देखिए पौंग हो गया, पंडो हो गया, नाथपा हो गया और भाखड़ा हो गया। पंजाब में देखते हैं नांगल बांध है। सबसे पहले तो कौन सा बांध है, नांगल बांध कह दीजिए, नांगल परियोजना कह दीजिए, या नांगल जलीय विद्युत ऊर्जा का संयंत्र कह दीजिए। नांगल परियोजना स्थित है, और नांगल परियोजना किस पर नदी पर स्थित है, मुझे बताइए। नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर है बच्चा, किस पर, सतलज नदी पर है, ठीक है। आगे आप मुझे बताइए, देखिए एक डाउट मैं आपका यहाँ से दूर करता हूँ। एक परियोजना पूछी जाती है नांगल भाखड़ा परियोजना, जब आपसे भाखड़ा बांध पूछा जाए, मैंने बहुत आपको यहां से क्लियर किया था, देखिए मैप में, फिर आपको क्लियर करता हूं। ये चीज आपको हमेशा डाउट में डालेगी, यदि आपने यहां नहीं समझा है तो आपको ये चीज हमेशा डाउट में रखने वाली है, और यहां समझेंगे आप, यहां लगाता हूं मैं इसको, ठीक है। ठीक है भैया, देखिए मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ये है हमारा क्या है, लद्दाख वाला पोर्शन है, ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है, और ये क्या है, हमारा पंजाब है। तो यहाँ पर जब सतलज नदी है, यहाँ से आ रही है, इस दर्रे को शिपकला दर्रे से पार करती है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद क्या होता है, हिमाचल प्रदेश के बाद ये कहाँ आती है, पंजाब में, और पंजाब में आने के बाद पाकिस्तान में जाकर के सिंध नदी में सतलज नदी मिल जाती है। तो इस पर दो बांध है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस सीमा के इधर देखो हिमाचल प्रदेश में, और एक इधर पंजाब में देखो, तो पंजाब में यहाँ स्थित है, ये तो है भाखड़ा, कौन सा है, भाखड़ा परियोजना है, यानी भाखड़ा बांध बना हुआ है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये भाखड़ा बांध तो बना हुआ है PNB पंजाब में, और ये बांध बना हुआ है नांगल, सॉरी ये नांगल पंजाब, उल्टे कर दिए हैं मैंने, आप इधर समझिएगा, हाँ ये नांगल बांध तो बना हुआ है इधर, इधर ये पंजाब में तो बना हुआ है नांगल बांध, नांगल बांध बना हुआ है कहाँ, पंजाब में, पंजाब में बना हुआ है। और जो ये भाखड़ा बांध है, ये भाखड़ा बांध कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। इसलिए ध्यान रखना, यदि आपसे नांगल बांध पूछे तो पंजाब करना है, भाखड़ा बांध पूछे तो हिमाचल प्रदेश करना है, लेकिन नांगल और भाखड़ा परियोजना पूछ ली जाए तो आपको दोनों राज्य करने हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिंगल भी पूछते हैं और दोनों परियोजनाएं भी पूछते हैं। नांगल भाखड़ा परियोजना बिल्कुल बॉर्डर के पास पास है, लेकिन यहाँ पर स्टेट की सीमा लगी हुई है, दोनों की अलग अलग है, ठीक है।
ये मैंने आपको बता दिया है नांगल परियोजना। इस नांगल या नांगल भांकड़ा परियोजना भी यहाँ लिख सकते हैं, नांगल भांकड़ा परियोजना है, दोनों आप यहाँ से क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। आगे बताता हूं आपको, चलो ठीक है आगे चलते हैं, इस स्लाइड को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको भी प्लस कर दिया जाता है। हाँ, आगे हम देखते हैं। आगे मुझे बताइए आप कुछ परियोजनाएं, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना बताई थी आपको मैंने, यहां लिख लीजिए दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो भी लिखना है आपको। दामोदर, याद कीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना है, मैं आपको याद दिलाता हूं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसमें मैंने आपको बताई थी गंगा नदी है। ये गंगा नदी की एक सहायक नदी आती है। गंगा नदी है उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद हल्का सा ये झारखंड में जाती है, झारखंड के बाद एक शाखा इसकी निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, इसे हम कहते हैं हुगली नदी। ठीक है, हुगली। इस हुगली नदी पर सबसे पहले तो यहाँ एक बांध बना हुआ है, ये अपन को याद रखना है। हुगली नदी पर ये क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है। हुगली नदी है भैया, यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, देखिए हुगली नदी पर ये बांध बन गया। ठीक है, ये है हमारा फरक्का बांध, फरक्का बांध, तो फरक्का बांध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी बताने वाला हूँ फरक्का बांध, ये भी याद रखना है। इसके बाद मैंने दामोदर नदी घाटी परियोजना बता रहा हूँ, तो यहाँ पर इसमें एक नदी आके मिलती है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, ये नदी है हमारी दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी है, मैंने आपको बताया था, ये दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में यहाँ एक बांध बनाया है, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, चलाई गई है। दोनों राज्यों में है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे पहले चलाई गई यदि कोई बहुउद्देशीय परियोजना थी तो ये थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। आपको याद आ रहा है, इसके तहत हमने 4 बांध बनाए थे, याद कीजिए, मैथन, पंचेत, तलैया और कोनार, ये चारों ही इस पर क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं, सबसे पहले यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां क्या लिखता हूं, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में स्थित है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह है झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में संचालित यह परियोजना है। कहाँ संचालित हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, इस परियोजना के तहत 4 जलीय ऊर्जा कह दीजिए, जल विद्युत ऊर्जा कह दीजिए, या 4 बांध कह दीजिए आप, तो 4 बांध बने हैं। एक ही बात है, जलीय ऊर्जा में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बांध से क्या बनाएंगे हम, जलीय ऊर्जा बनाएंगे। 4 बांध बने हैं, पहला है मैथन, दूसरा पंचेत, तीसरा है तलैया, ठीक है बच्चा, और चौथे नंबर पर है कोनार बांध। तो मैथन, पंचेत, तलैया, कोनार, ये 4 बांध हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत हैं। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको यहां से समझ में आई है दामोदर नदी। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, देखिए जलीय ऊर्जा में, जलीय ऊर्जा में और क्या लिख सकते हैं हम, जलीय ऊर्जा में हम लिख सकते हैं फरक्का बांध है। ठीक है, तो ये फरक्का बांध है, ये फरक्का बांध कहाँ है बताइए मुझे, फरक्का बांध है या फरक्का परियोजना है, जिससे हम जल विद्युत बनाते हैं, जल विद्युत का संयंत्र लगा हुआ है। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में किस नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर। किस नदी पर, हुगली नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बाद ये सारे बांध हैं, मैं आपको नदियों में पढ़ा चुका हूं, फिर आपको क्लियर करता हूं। नदियां आप जाके देखें ढंग से, वहां पर बांधों का अध्ययन करें, आपको ये सारे बांध याद हैं। यदि आपने नदियां ढंग से पढ़ी हैं तो बांध याद है, और जब बांध याद है तो सारे आपको जल विद्युत ऊर्जा के जो भी ये संयंत्र हैं, ये सारे याद हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं और स्लाइड लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। देखो इतने सारे मुझे याद कैसे हुए, क्योंकि मैंने बार बार नदियों को मैप में भरा है। जब बार बार नदियों को मैप में भरा है, वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन में बांध बनाए हैं, और वही बांध मुझे यहाँ पर याद रहने वाले हैं। इसलिए मैं आगे बात करता हूँ। जलीय ऊर्जा का संयंत्र एक लगाया हमने, यहाँ लिख लेते हैं। अब शॉर्टकट में एक सारे लिख देता हूं मैं, ठीक है, शॉर्टकट में सारे एक साथ लिख देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, कलर दूसरा लेता हूं ताकि आपको साफ दिखे। यहां पर देखता हूं, हाँ, अब यहां पर मैं लिखता जाता हूं अलमाटी बांध। मुझे बताइए
अलमाटी बांध कहाँ है? ये अलमाटी बांध है, ये अलमाटी बांध है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, परियोजना कह सकते हैं, या जलीय ऊर्जा का संयंत्र भी कह सकते हैं। ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक में। और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, अलमाटी बांध है, ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी है, और बात कर लेते हैं, एक देख लेते हैं। अलमाटी बांध हो गया कृष्णा नदी पर। आगे मैं बात करता हूं श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध, ये श्रीशैलम बांध है, ये कहाँ स्थित है? ये देखिए कर्नाटक नदी है, ये सॉरी ये हमारी कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी है, जब जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर इस पर जो बांध बना हुआ है श्रीशैलम बांध बना हुआ है, और एक नागार्जुन बांध बना हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा पर है। ठीक है, तो दोनों राज्यों में स्थित है। इसके मैं बात करूं किस नदी पर स्थित है, तो ये नदी है हमारी कौन सी? ये है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। ठीक है, इसके बाद श्रीशैलम हो गया। श्रीशैलम के बाद नागार्जुन, यहां पर है नागार्जुन। नागार्जुन बांध है। ये नागार्जुन बांध कहाँ बना हुआ है? इसे नागार्जुन परियोजना भी कहते हैं, जहां से जल विद्युत परियोजना बनती है। बिल्कुल सेम है, देखिए ये भी इसी कृष्णा नदी पर है, इन्हीं इसी के पास बना हुआ है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना इस पर तेलंगाना राज्यों की सीमा पर। ठीक है, ये बात कर ली है। अलमाटी बांध हो गया है, श्रीशैलम हो गया है, नागार्जुन हो गया है। कृष्णा नदी की ढंग से ही बात कर लेते हैं, तो सारे लिख लेते हैं। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी मैंने बताई थी, कोयना नदी, तो कोयना परियोजना। कोई सा पूछ लिया जाएगा आपसे, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कोयना परियोजना भारत में कहाँ संचालित है, किस जगह पर संचालित है, तो मुझे बताइए। आपने नदियां पढ़ी हैं तो आंसर ढंग से दे देंगे। कोयना परियोजना है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कोयना है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, देखिए महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में जब स्थित है तो किस नदी पर है? ये कोयना नदी है, उस पर है, कोयना नदी पर। और कोयना नदी है, ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। इसके बाद तुंगभद्रा देख लेते हैं। कौन सी देख लेते हैं? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना है। मैंने बताई थी कर्नाटक में आपको तुंगा और भद्रा दो नदियां हैं, उनके मिलने से तुंगभद्रा नदी बनती है। और इस तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी पर हमने क्या बना लिया है? तुंगभद्रा परियोजना है। यह कहां पर स्थित है? तो आप लिख सकते हैं तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में चल रही है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, इसके अलावा और जल विद्युत ऊर्जा का संयंत्र आप देखना चाहें और देखिए। ठीक है, भीमा, इस कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो इसमें बाईं ओर से आके मिलती है। कहां से? महाराष्ट्र से निकलती है, भीमा शंकर की पहाड़ी से। तो आप याद कीजिए, उस भीमा शंकर की पहाड़ी से भीमा नदी निकलती है, जिस पर महाराष्ट्र में एक परियोजना है, एक बांध बना दिया है, जिसे हम बोलते हैं भीमा बांध। कैसे क्या बोलते हैं इसको? भीमा बांध या भीमा परियोजना। तो इसे बोल दिया है भीमा परियोजना। ये भीमा परियोजना है, ये कहाँ स्थित है मुझे बताइए? भीमा परियोजना है, ये भीमा परियोजना है, ये भीमा परियोजना है, कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? तो आप लिख सकते हैं कृष्णा नदी पर। ठीक है, इसके अलावा और बात कर लेते हैं। अलमाटी हो गया, श्रीशैलम हो गया, नागार्जुन, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा परियोजना। और कौन कौन से बांध आप याद कर सकते हैं वो बताइए मुझे, और आपको कौन कौन से बांध आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझे हैं, जितने भी बांध मैंने आपको बताए हैं उन पर जोन सी भी परियोजनाएं हैं, उन सब परियोजनाएं हैं वो आपको याद कर लेनी है। याद कर लेने के बाद ये भी याद कर लेना है किस नदी पर है, कौन से राज्य में स्थित है, जो महत्वपूर्ण है, लगभग 15 से 20 जो महत्वपूर्ण है, जो आपको हर जगह ज्यादातर यही पूछी जाएंगी। जो मैंने लिखा है ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसके बाद और इनके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, एक चंबल नदी घाटी परियोजना की बात कर लेता हूं। चलो, मुझे याद आई गई, चंबल नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसके लिए अलग से डालते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना है, जो जलीय विद्युत ऊर्जा का संयंत्र है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। चंबल नदी घाटी परियोजना, यानी चंबल नदी घाटी परियोजना है। इस चंबल नदी घाटी परियोजना में मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी है, एमपी से निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद देखिए इधर मैप बनाता हूँ चंबल नदी का।
चंबल नदी कैसे कहाँ से कहाँ जा रही है, देखिए ये है हमारी एमपी, एमपी में जाने के बाद ये राजस्थान है, राजस्थान में बहती है, एमपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद ये जाती है यूपी में, और यूपी में जाकर के यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ये हमारी कौन सी नदी है? ये तो है यमुना, और यमुना की सहायक नदी हम देख रहे हैं चंबल। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी है, ठीक है। ये है हमारी चंबल नदी। अब इस चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर मैंने आपको बताया था जब चंबल नदी एमपी से जाती है, चंबल नदी जब एमपी से जाती है तो यहाँ पर हम एक बांध बना लेते हैं, इधर हमारे चित्तौड़ में आती है, यहाँ पर बांध बना लेते हैं, कोटा में जाती है, कोटा में 2 बांध बना लेते हैं। इस प्रकार ये जितने भी बांध हैं यहाँ पर सभी बांधों पर जल विद्युत ऊर्जा बनाई गई है, और जल विद्युत ऊर्जा बनाई गई है तो जलीय ऊर्जा के संयंत्र यहाँ पर स्थापित हैं, ठीक है। याद कीजिए, आप याद कीजिए, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं हम, देखिए इनको लिख लेते हैं हम। मैं यदि यहां से बात करता हूं, यही दिखा देता हूं आपको, चलो यहां पर बांध बना हुआ है, एक तो है गांधी सागर बांध बनाया है हमने, और ये गांधी सागर बांध कहाँ बनाया था हमने? इस चंबल नदी पर, एमपी में। नदियों वाला टॉपिक याद कीजिए। इसके बाद हम राजस्थान में आती है, तो राजस्थान में हम 3 बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ में जाती है तो चित्तौड़गढ़ में बना लेते हैं कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध बना लेते हैं, याद कीजिए। इसके बाद कोटा में जाती है तो कोटा में क्या बना लेते हैं? कोटा बैराज बना लेते हैं, कोटा बैराज, और जवाहर सागर बांध, और यहाँ पर क्या बना लेते हैं? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध कह लीजिए या परियोजना कह लीजिए। तो ये जो परियोजना है, ये तीनों परियोजनाएं चंबल नदी घाटी परियोजना है, तीनों पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इन पर भी क्या है? जलीय ऊर्जा के संयंत्र हैं। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत सबसे पहले लिख सकते हैं पहले नंबर पर गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है इसे हम परियोजना भी कह सकते हैं। कहाँ पर है? एमपी पर है। कहाँ पर है? एमपी में है, और एमपी में है किस नदी पर है? देखिए चंबल नदी पर, ठीक है। तो चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। इसके बाद मैं बात करता हूं तो हम देखते हैं कौन से? राणा प्रताप सागर बांध या परियोजना, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध कह लीजिए, परियोजना कह लीजिए, या जलीय ऊर्जा का संयंत्र कह लीजिए। कहां पर स्थित है ये? राणा प्रताप सागर बांध है, ये चित्तौड़गढ़ है हमारा, और चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़ कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर बनाया गया है। नदी कौन सी है? चंबल नदी, चंबल नदी है। आगे मैं बात करता हूं 3rd नंबर पर, तो 3rd नंबर पर बात की जाए तो कौन सा है हमारा? ये हमारा राणा प्रताप सागर है, चित्तौड़गढ़ में हो गया है। कोटा बैराज बांध कौन सा देखते हैं? कोटा बैराज। मैं बात करूं कोटा बैराज, तो कोटा बैराज की हम बात करते हैं। ये कोटा बैराज है, ये बांध है। ये बांध कहाँ पर बनाया है हमने? ये बांध बनाया हुआ है हमने कोटा पर, और कोटा कहाँ है? राजस्थान में, और राजस्थान में इस चंबल पर ही बनाया गया है। कोटा राजस्थान कर देते हैं इसको, कोटा राजस्थान, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चंबल नदी घाटी परियोजना, तो चंबल नदी पर ही बने हुए हैं, ठीक है। कोटा के बाद में बात करता हूं, कोटा बैराज देख लिया है। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ये जवाहर सागर परियोजना है। ये भी कहाँ है? कोटा में है। किस पर है? और कोटा पे है, चंबल नदी पर है, ठीक है। और ये कोटा कहाँ है? राजस्थान में। इसके बाद मैंने जो महत्वपूर्ण जो नदी घाटी परियोजना है वो आपको यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद मैंने आपको दिखाया है कि जम्मू कश्मीर की बता दी है। इसके अलावा मैंने चंबल नदी घाटी परियोजना आपको बताती है, पर इसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया है? ये जो चंबल है, दामोदर बता दिया है। इसके बाद जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, वो लगभग मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। और जो जितने भी बांध हैं ये काम आपका है, जितने भी बांध हैं आपको याद रखने हैं। और देखिए, और आप लिख सकते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं आपको खूब सारे बांध बता चुका हूं। आप लिख सकते हैं। मैंने आप याद कीजिए दामोदर नदी, याद कीजिए दामोदर नदी को। मैंने आपको दामोदर नदी पढ़ाई थी क्या? दामोदर नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उस दामोदर नदी पर मैंने आपको बताया था कौन सा? जय हो राम जी की। एक बात बोली थी मैंने, जय हो राम जी की। इसका मतलब क्या है? जो दामोदर नदी है, ठीक है,
दामोदर नदी, सॉरी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है। इस गोदावरी नदी पर मैंने बोला था जय हो राम जी की, इसका मतलब क्या है, जय का वाड़ी बांध बना हुआ था और श्री राम सागर बांध बना हुआ था। आप याद कीजिए, जय का वाड़ी और श्री राम सागर बांध, मैंने दो बांध बताए थे। ये किस पर बने हुए थे बताइए, गोदावरी नदी पर बने हुए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं गोदावरी नदी पर इन दोनों पर बांध बने हुए हैं, ये परियोजना है। यहाँ पर ये जलीय ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहले नंबर पर लिखता हूं जय का बाड़ी, जय का बाड़ी। ठीक है, ये जय का बाड़ी है। जल ऊर्जा संयंत्र कह लीजिए या इसको बांध कह लीजिए या परियोजना कह लीजिए, एक ही बात है। ये जय का बाड़ी बांध है, यह है कहां पर स्थित है, देखिए यह स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है, जय का बाड़ी है। ये किस पर है, महाराष्ट्र से उद्गम होता है इसका, गोदावरी नदी का, बताया था मैंने त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये जय का बाड़ी बांध है, ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो इसकी बात कर लेते हैं, गोदावरी नदी पर। किस नदी पर, गोदावरी नदी पर स्थित। ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया है। जय का बाड़ी के बाद मैंने आपको एक और बताया था, जय किसकी हो, राम जी की। ठीक है, तो श्री राम सागर बांध है, श्री राम सागर बांध है। और ये श्री राम सागर जो बांध है, यहीं पर जलीय ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, ये श्री राम सागर बांध है, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है तेलंगाना में। कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। क्योंकि हमने देखा था ये गोदावरी नदी है, ये कहां से निकलती है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में चली गई थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में तो इस पर क्या बना दिया था, जयकावाड़ी बांध, और तेलंगाना में इस पर क्या बना दिया था, श्री राम सागर बांध बना दिया था। और ये भी इसको हम लिख लेते हैं, किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर। ठीक है, इसके बाद आपका ये काम है, जो कावेरी नदी है उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, नीचे मैंने आपको बताया है। जैसे पेरियार नदी है, उस पर हमने मुल्ला पेरियार बांध बताया मैंने आपको, मुल्ले पेरियार बांध बताया है। और जितने भी जो छोटे मोटे बांध हैं उन पर परियोजनाएं बनी हुई, वहां भी जल विद्युत ऊर्जा है, ये बनाई जाती है, आपको ये याद कर लेने हैं। तो एक तरह से मैं कहूं, ठीक है, एक तरह से मैं कहूं कि जो नदियों वाला चैप्टर है हम पढ़े थे, वहां पर जो बांध पढ़े थे वो बांधों पर ही, यदि आपने बांध ढंग से पढ़े हैं तो आप समझ जाइए जलीय ऊर्जा वाला जो ये टॉपिक है, जलीय ऊर्जा के संयंत्र कहां कहां लगाए गए हैं, ये आपके क्लियर हो चुके हैं। एक तरह से नदियों वाला टॉपिक था, पहले ही कवर कर चुके हैं, या तो एक तरह से हमने इनका रिवीजन किया है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर जो भी 15-20 हैं जो मैंने आराम से आपको लिखा दिए हैं, 20 के समथिंग, 20-22 आपको याद रखने हैं, 2-4 हैं वो आपको नदियों वाले टॉपिक में जाके कवर कर लेना है। तो जलीय ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं। आगे हम एक नेक्स्ट ऊर्जा की बात करते हैं 6वें नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर पर मैं बात करता हूं। तो 6 नंबर पर हम बात करें, तो हम बात करें सौर ऊर्जा की। ठीक है, सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा है, इसकी हम ढंग से चर्चा करेंगे। हम ऊर्जाएं पढ़ रहे हैं और ये ऊर्जा वाला टॉपिक है, हम बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि जल्दी जल्दी सिलेबस करना, एक एक चीज को ढंग से पढ़ना, एक एक चीज को ढंग से समझना हमारा क्या है, उद्देश्य है। और सौर ऊर्जा है, इसको भी मैं इतने ही विस्तार से बताने वाला हूं जितनी ये बताई है आपको। ठीक है, तो आप पूरा विश्वास रखें और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप नोट्स उठाएं, उसमें कुछ कुछ आपकी छोटी छोटी 4-5 लाइनों में ये ऊर्जाएं सल्टा रखी है, जबकि ऊर्जाएं आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सौर ऊर्जा की ढंग से चर्चा करते हैं। शुरुआत से सौर ऊर्जा की संभावना कहां है, देखिए मैं आपको बात करता हूं सौर ऊर्जा की। चलो आपसे ही पूछता हूं, मुझे बताइए कि राजस्थान है, ठीक है, भारत का एक राज्य है राजस्थान, उस राजस्थान में सर्वाधिक संभावना किसकी है, सौर ऊर्जा की या पवन ऊर्जा की? कमेंट करके बताएं मुझे, या दोनों की। यहीं से क्वेश्चन गलत होता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनते हैं कि राजस्थान में निम्न में से सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाले राज्य कौन से हैं, क्वेश्चन पूछ लिया, 3 राज्यों का एक युग्म दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, पूछा जाए पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहां है तो मुझे बताइए, डाउट ही रहता है। अब हमने इसको समझा तो है नहीं, आपने याद कर लिया है, और याद किया है मतलब रट लिया है, रटने के बाद वो आपका हमेशा के लिए 2-3 दिन में भूल जाते हो आप। ये आपका हमेशा के लिए डाउट क्लियर करता हूं, देखिए समझिए। मैं मैप लेता हूं सबसे पहले, मैप में हम चलते हैं
ये वाला मैप मैं ले लेता हूँ। साफ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। हम्म, तो मैं आपको ये वाला ही मैप लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये आपको साफ दिखने वाला है। ये देखिए, मैं एक तरह से आपको भारत दिखाता हूँ। ये भारत का मैप है, इंडिया का मैप। इंडिया का मैप है। एक मिनट, ये फालतू की चीजें हैं, इनको हम हटाते हैं, ठीक है। ये देखिए, इनको हम हटा देंगे ताकि हमें सारी जो चीजें हैं वो एकदम साफ नजर आए, क्लियर नजर आए, ठीक है। हाँ, यहाँ हम बात करते हैं, तो देखिए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सौर ऊर्जा। अब आप देखिए, ये है हमारा राजस्थान, ठीक है, और यहां पर है हमारा, ये है हमारे तटीय राज्य। अब आप, मैं आपसे पहले पवन ऊर्जा की बात करता हूं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ी सी समझने की बात करेंगे। देखिए, इधर हमारे पानी है, ये है अरब सागर, ठीक है, और इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी। इधर भी जल है, इधर भी जल है, और ये हमारा आ रहा है, कौन कौन से राज्य हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, आप मुझे बताइए। और एक यहाँ पर है राजस्थान, राजस्थान है, राजस्थान के इधर की तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के फिर इधर और भी देश हैं। मैं, ठीक है, वर्ल्ड का मैप पढ़ाऊंगा, ढंग से चर्चा करूंगा। अब आप मुझे बताइए, जब हवा चलेगी, एक इधर पवन चल रही है और एक इधर पवन चल रही है, सर्वाधिक पवन कहां लगने वाली है? यदि मैं एक पवन चक्की इधर इस तट पर खड़ा करूं, यहां पर तमिलनाडु वाले रीजन में, और एक पवन चक्की यहां पर खड़ा करूं, तो सबसे ज्यादा हवा किधर लगने वाली है, मुझे बताइए। क्योंकि यहां पर तो हवा का अवरोध है ही नहीं, इधर से हवा आएगी, इधर से हवा आएगी, बीच में कोई है ही नहीं है, कोई देश ही नहीं है, तो पानी के ऊपर हवा आएगी, खूब रफ्तार से आएगी, कोई रुकावट ही नहीं है। इधर जब आएगी तो इधर तो देश बसे हुए, कई सारे देश हैं, तो आप जनरली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो पवन ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक राजस्थान में नहीं है, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना तमिलनाडु में है, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं, फिर आप समझिए, सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना कहां है? तमिलनाडु में। फिर हम देखेंगे तो कहां है? महाराष्ट्र में, क्योंकि इधर से हवा आएगी तो यहां भी रुकावट नहीं है। फिर हम बात करेंगे तो यहां है कर्नाटक में, तो तमिलनाडु है, क्योंकि इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, तो सर्वाधिक तो तमिलनाडु में है। इधर से दोनों तरफ से पवन आ रही है। इधर मैं बात करता हूं तो इधर से देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर क्या है? कर्नाटक में। ये तो हुई पवन ऊर्जा की बात। अब मैं बात करता हूं सौर ऊर्जा की। आगे सौर ऊर्जा में क्यों, हर चीज के पीछे लॉजिक है। सौर ऊर्जा की संभावना कहां है? अब सौर ऊर्जा की संभावना देखते हैं तो सर्वाधिक नंबर पर पहले स्थान आता है भारत में, वो आता है हमारा राजस्थान। वो क्या आता है? राजस्थान। और राजस्थान में रीजन क्या है? राजस्थान में रीजन क्या है, मुझे बताइए। सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा की जो किरणें आती हैं वो राजस्थान में आएंगी। एक तो मरुस्थल हो गया, ठीक है। इधर इस समुद्री तटों में क्यों नहीं है? क्योंकि पास में पानी है। जितनी हमें सौर ऊर्जा की ग्रहण की आवश्यकता होती है, वो पॉसिबिलिटी वहां पर संभावना बहुत कम बन जाती है, इसलिए है, इतनी नहीं है जितनी की राजस्थान में। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। अब उसमें क्या दे देते हैं? ऑप्शन एक, पवन ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है। तीसरा कुछ भी दे दिया, दो स्टेटमेंट और बना दिए, और हम क्या सोचते हैं? चारों ही सही है, हम उसके सही करके आ जाते हैं, या हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि कंसेप्ट हम समझे ही नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है, पवन ऊर्जा में सौर ऊर्जा इसका राजस्थान का पहला स्थान नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं, सौर ऊर्जा की अब बात करते हैं। ये मैप का काम इतना ही सही था, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दिया। अब इसकी हम डिलीट कर देते हैं। हम्म, एक मिनट, बस मैं बात करता हूँ सौर ऊर्जा की, ठीक है। मैं 5 सेकंड पानी पीता हूँ, 5 सेकंड का मुझे टाइम दे, ठीक है। गला थोड़ा सूख रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी? सौर ऊर्जा की।
तो मैं बात करता हूं सौर ऊर्जा की। देखिए सबसे पहले बात करूं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा दो प्रकार से हम बनाते हैं। एक तो फोटोवोल्टिक प्रणाली है, ठीक है, ये प्रकार नहीं पूछे जाते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं तब ये आता है, लेकिन आप छोड़िए। सौर ऊर्जा की सबसे पहले बात करूं, ये स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? स्वच्छ ऊर्जा का प्रकार है। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब, स्वच्छ ऊर्जा का मतलब यह है कि जब सौर ऊर्जा है, आप जब सौर ऊर्जा की देखते हैं तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। सबसे पहले कोई प्रदूषण नहीं होता है। जैसे हमने कोयला है, कोयला को जलाया है, कोयला को जलाने के बाद हमने ऊर्जा प्राप्त की है, हीट प्राप्त की है, तो उस ऊर्जा से तो प्रदूषण हुआ है। लेकिन सौर ऊर्जा है, इससे यदि हम विद्युत बना रहे हैं तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं यह बात कर लेता हूं, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का, ये क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का ये एक स्रोत है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं सौर ऊर्जा के बारे में। आप थोड़ा थोड़ा सा तो जानते होंगे, मुझे बताएं सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में कि सौर ऊर्जा से खाना बनाने का संयंत्र कहां पर लगाया गया था। आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि सौर ऊर्जा से खाना बनाने वाला संयंत्र है वो भारत में दो जगह लगाए हैं, और दोनों जगहों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों जगह आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सौर ऊर्जा का खाना बनाने का संयंत्र है देश में सबसे पहला कहां लगा है। दो लगाए हैं, दोनों के नाम बता दीजिए, पहले दूसरा छोड़िए। इसके बाद में बात करता हूं सौर ऊर्जा की, ठीक है, लिख देता हूं ताकि मुझे याद रहे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सौर ऊर्जा के बारे में। मैं लेता हूं ये कलर। तो सौर ऊर्जा से खाना बनाने के संयंत्र है, मुझे याद रहेगा ताकि मैं आपके नोट्स लिखूं तब लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं 5 सेकंड के लिए ताकि आप कमेंट करके मुझे बता सकें। अब सौर ऊर्जा की बात कंटिन्यू करते हैं। होता ऐसा है कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के लिए भारत में क्या होता है, 2010 की बात है, 2010 की बात है, सबसे पहले एक नेहरू सौर कार्यक्रम हमने चलाया है। कौन सा कार्यक्रम चलाया है? नेहरू सौर कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया हमने? इस कार्यक्रम के तहत हमने ये लक्ष्य रखा कि हम 2022 तक, जो हमारा 2022 आगे आने वाला है, 2022 तक लगभग 20,000 मेगावाट की हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे। और बहुत तेजी से इस पर रफ्तार किया गया, ठीक है। और हमने क्या किया, सौर ऊर्जा के बहुत सारे संयंत्र देश में लगाना शुरू कर दिए। आप देखेंगे कि 2010 के बाद भारत में बहुत तेजी से सौर ऊर्जा की प्लेट लगने लगी है। आप घरों के ऊपर देखेंगे तो, ऑफिसों के ऊपर देखेंगे तो वो प्लेट जो लगी है, सरकार ने सब्सिडी देना बहुत जल्दी से, सब्सिडी और बहुत ज्यादा मात्रा में सब्सिडी दी है लोगों को, बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कि आप सोलर प्लेट लगाइए। यहां तक कि जो हमारे समर होते हैं, जो हमारे वॉरबेल होते हैं, वो भी सौर ऊर्जा से चलने लगे। तो 2000 जो ये नेहरू कार्यक्रम चला है, नेहरू सोलर मिशन चलाया है सरकार ने 2010 में, तब इसके बाद बहुत ज्यादा सब्सिडी देने लगे और टारगेट रखा कि 2022 तक हम क्या कर लेंगे, 20,000 मेगावाट है वो सोलर ऊर्जा है, इसका उत्पादन कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, इतनी तेजी से काम हुआ, इतनी तेजी से काम हुआ कि 2022 तो छोड़ो, 2015-16 तक जो हमने टारगेट था ये अचीव कर लिया। और 2015-16 तक हमने 20,000 मेगावाट है ये हमने एनर्जी प्राप्त कर ली। हम बहुत कॉन्फिडेंस में थे, बोल बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में, अच्छा काम हो रहा है। इसके लिए हमने सौर ऊर्जा है, इस पर कंट्रोल करने के लिए एक इकाई का भी गठन कर दिया 2011 में, जिसकी मैं आगे चर्चा कर दूंगा। होता क्या है, लंदन जाते हैं पीएम मोदी जी। अभी बात करते हैं 2015 में, तो मोदी जी जब लंदन के एक वेम्बली स्टेडियम है वहां पर भाषण दे रहे थे, ठीक है, वहां भी बहुत देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। तो मोदी जी ने कहा कि मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले जैसे कि भारत देश है वो सभी देशों के साथ खड़ा रहता है, भारत है ये चाहता है कि सभी देश हैं वो विकसित देश हो, चाहे जो विकासशील देश हैं, ये सभी देश हैं उनके साथ भारत देश खड़ा है, और वो चाहता है कि जो सभी देशों का एक साथ विकास हो। सारे दोस्त जो भी राष्ट्राध्यक्ष थे चिंता में पड़ गए। वो मोदी जी कहना क्या चाहते हैं, मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम देखते हैं यहां पर है, ये है भूमध्य रेखा, ये देखिए ये तो है भूमध्य रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा।
तो मोदी जी कहते हैं कि इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यहां सर्वाधिक संभावना है किसकी? सौर ऊर्जा की। यानी जो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाले जो 121 देश हैं, 121 देशों के साथ भारत मिलकर खड़ा है और भारत ये चाहेगा, ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा इन 121 देशों में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएं। ठीक है, मोदी जी भाषण देके तो आ गए हैं, लेकिन औपचारिक रूप से 2015 में, औपचारिक रूप से 2015 में भारत के साथ खड़ा होता है फ्रांस। और भारत इस फ्रांस के साथ, फ्रांस कहता है कि हम इंडिया के साथ हैं और हम इंडिया के साथ ये समझौता करते हैं कि हम भी क्या करेंगे, इस जो भी ये रखा है टारगेट, इस टारगेट में भारत के साथ है। ठीक है, ऐसा होने भी लगा। और हम देखते हैं एक हरियाणा में गुरुग्राम है, हरियाणा में क्या है, ये गुरुग्राम है, हरियाणा का गुरुग्राम है, गुरुग्राम हरियाणा। और इस हरियाणा में एक पहाड़ी है, गवाल पहाड़ी। इस गवाल पहाड़ी पर, इस गवाल पहाड़ी पर अंतरराष्ट्रीय सचिवालय भी स्थापित कर दिया हमने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सचिवालय है सौर ऊर्जा गठबंधन, सौर ऊर्जा गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन जो मोदी जी करके आए हैं, इस अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहां है? गुरुग्राम हरियाणा में है, एक ग्वाल की पहाड़ी पर है, वहां पर ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका सचिवालय स्थित है। ठीक है, सौर ऊर्जा की, अब सौर ऊर्जा की इतनी चर्चा कर ली है। ठीक है, 2015-16 आ गया है और उसके बाद हमने सौर ऊर्जा के कौन कौन से हमने प्लांट लगाए हैं, कहां कहां लगाए हैं। देखिए सोलर पार्क की स्थापना हमने कहां की है, जैसे कि भड़ला में की है, जोधपुर के भड़ला है, यहां पर हमने क्या लगाया है, एक सौर ऊर्जा है। ठीक है, सोलर पार्क लगा दिया है। हम बात करें पोखरण जैसलमेर में, तो राजस्थान में यहां पर भी हमने एक सोलर पार्क लगा दिया है। देश में कहां कहां सोलर पार्क लगाए हैं उन सब की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आप चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सौर ऊर्जा से खाना बनाने के संयंत्र। ठीक है, मैं आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाता हूं ताकि आपके दिमाग में, विचार में ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से घुसती जाएं और ये कैसे कैसे सौर ऊर्जा का विकास देश में हुआ है ये आपके समझ में आए। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, हाँ इसके बारे में चर्चा करूं, सौर ऊर्जा से खाना बनाने के संयंत्र देश में 2 लगाए हैं। एक तो लगाया है शिरडी, एक तो कहां लगाया है? शिरडी का मंदिर है। मुझे बताइए शिरडी का मंदिर कहां है? शिरडी मंदिर है महाराष्ट्र में। इस शिरडी मंदिर महाराष्ट्र में यहां पर लगाया है। और एक मंदिर है तिरुमाला मंदिर, तिरुमाला में, तिरुमाला, तिरुमाला कहां है? तिरुपति जी का मंदिर है, तिरुपति मंदिर। तिरुमाला में क्या है? तिरुपति मंदिर। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। यहां पर हमने क्या लगाए हैं? देखिए सौर ऊर्जा से खाना बनाने के देश में हमने जो 2 संयंत्र लगाए हैं, सबसे पहले तो एक कहां लगाया है? शिरडी में। एक कहां लगाया है? शिरडी में। ठीक है, और दूसरा कहां लगाया है? देखिए तिरुमाला में लगाया है, तिरुमाला में लगाया है। तिरुमाला में क्या है? तिरुपति का मंदिर है। तिरुमाला में क्या है? तिरुपति का मंदिर है, जहां पर आंध्र प्रदेश में है। यहां पर हमने क्या लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करता हूं 2011 की, 2010 की बात कर लेता हूं। 2010 में हमने क्या चलाया है? एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। पूरा नाम लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन, राष्ट्रीय सोलर मिशन। ये शॉर्ट नोट्स आपके तैयार कर रहा हूं। ये कब चलाया हमने? 2010 में चलाया है। इसमें लक्ष्य क्या रखा था हमने? ये भी लिख लेते हैं। इसमें लक्ष्य रखा था, यहां पर लक्ष्य क्या रखा था? ये लक्ष्य याद रखो तो रख लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं है, कि 20,000, ठीक है 20 के का मतलब समझ जाना, 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा का उत्पादन, ऐसे लिख लेते हैं, सौर ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन, इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है, हमने 2010 में क्या चला दिया है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन चला दिया है, जिसके तहत हमने क्या किया है कि 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। लेकिन हमने क्या किया? एक 2011 में, 2011 में नेशनल सोलर पावर एजेंसी की, पावर एजेंसी का क्या किया है? गठन किया है।
आखिर हमने ये नेशनल सोलर पावर एजेंसी का 2011 में ही गठन क्यों किया है? हम चाहते थे कि 2011 में जो ये नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन है ये अच्छे से काम करे और 2022 तक, कब तक ये टारगेट रखा था? 2022 तक, 2022 तक, ठीक है। 2022 तक का जो ये टारगेट रखा था 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे, ये ढंग से हमारा काम करे और ढंग से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी निगरानी रखने के लिए हमने क्या चलाया है? 2011 में नेशनल सोलर पावर एजेंसी का हमने क्या किया है? गठन किया है, ठीक है। 2000 फिर हम देखते हैं 2014-15 तक हमने ये लक्ष्य ये पूरा कर लिया है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर लेता हूं, इंटरनेशनल सौर गठबंधन की बात कर लेता हूं, इंटरनेशनल सौर एग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल सौर एग्रीमेंट हुआ है, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का क्या हुआ है? महागठबंधन इसे बोल सकते हैं, महागठबंधन। और ये महागठबंधन है, ठीक है। आईएसए की स्थापना की है भारत ने, ठीक है, जिसका मुख्यालय हम देख लेते हैं कहां पर है। इस आईएसए का मुख्यालय हम देखते हैं, इसका मुख्यालय की बात करूं मैं तो मुख्यालय हमने बनाया है गुरुग्राम हरियाणा में। कहां बनाया है? गुरुग्राम, मुख्यालय बनाया है गुरुग्राम। ये कहां है? गुरुग्राम हरियाणा की ग्वाल पहाड़ी पर, ठीक है, ग्वाल पहाड़ी पर, ठीक है। और इसके तहत भारत और किसके बीच में समझौता हुआ है? भारत व फ्रांस के बीच 2015 में औपचारिक रूप से समझौता है। इसके तहत 2015 में भारत व फ्रांस के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस अंतरराष्ट्रीय सौर महागठबंधन है, इसमें टारगेट क्या रखा था वो देखिए, टारगेट क्या रखा है वो टारगेट भी आप याद रख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, ठीक है, आईएसए। और इस आईएसए के तहत हमने क्या रखा है? आईएसए के तहत क्या रखा है ये बात भी यहां लिख लेते हैं, देखिए। कौन सा कलर लेता हूं मैं? ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं लिखा है। इसके तहत यहां लिखता हूं, इसके तहत कर्क व मकर, ठीक है, रेखाओं के मध्य 121 देशों में सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य था। सोलर प्लांट या सौर ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य था, ऐसे कर सकते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ आप देखिए, हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अंतरराष्ट्रीय सौर महागठबंधन है। इसके तहत क्या हुआ था? ये लंदन की वेम्बली स्टेडियम में हुआ था, लंदन में एक वेम्बली स्टेडियम है वहां हुआ। इसके तहत कर्क व मकर रेखाओं के मध्य 121 देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य इस पर रखा गया था। तो सौर ऊर्जा से संबंधित हम चीज यहाँ देख लेते हैं। सौर ऊर्जा है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा से खाना बनाने के जो संयंत्र हैं वो 2 लगाए गए हैं देश में, एक तो शिरडी महाराष्ट्र में लगाया गया है, एक तिरुमाला में लगाया गया है। 2010 में पूछा जा सकता है, नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की हमने स्थापना की है जिसके तहत हमने लक्ष्य रखा है कि 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन कर देंगे, लेकिन कब तक कर देंगे? 2022 तक। लक्ष्य लेकिन हमारा पहले ही पूरा हो चुका है 2015 में, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। इस पर कंट्रोल करने के लिए 2011 में ही नेशनल सोलर पावर एजेंसी
की स्थापना कर दी गई। जब हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो मोदी जी जाते हैं कहां पर, लंदन की वेम्बली स्टेडियम में, वहां जाकर के घोषणा करते हैं कि एक हम अंतरराष्ट्रीय सौर महागठबंधन की घोषणा करके आते हैं और कहते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच 121 देशों में हम सौर ऊर्जा उत्पादन को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। इस बात से खुश होता है फ्रांस। फ्रांस कहता है कि हम भारत के साथ हैं और वो 2015 में औपचारिक रूप से भारत के साथ ये समझौता कर लेता है। इसके लिए हमने इसका मुख्यालय नहीं, सचिवालय इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, इसमें अंतरराष्ट्रीय सभी देश शामिल हैं, तो इसका सचिवालय भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सचिवालय, तो इसका सचिवालय है, हमने कहा सचिवालय इसका स्थापित करवा दिया है, ये हमने हरियाणा है, हरियाणा के गुरुग्राम में एक ग्वाल पहाड़ी है, उस ग्वाल पहाड़ी के ऊपर इसका सचिवालय स्थित है। इस प्रकार सौर ऊर्जा है, इसके बारे में जो फैक्ट थे वो मैंने शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं, इससे ज्यादा कोई इसका फैक्ट नहीं है। ठीक है, आप तुलना कीजिए मेरे कंटेंट की, आप और लोगों से तुलना कीजिए, आप यूट्यूब पे डाल के देखिए, यदि आपको ऐसा कंटेंट एक साथ मिल रहा है तो आप वहां जाके जरूर देखें, और यदि नहीं मिल रहा है तो यहाँ मेरे को एक बार आप मोटिवेट करें। ठीक है, आप मेरे अपने हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएं मुझे क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, आप मुझे ये भी बताएं। ठीक है, अब सौर ऊर्जा के कहा हमने सोलर पार्क लगाए हैं देश में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सोलर पार्क की मैं चर्चा कर लेता हूं। सोलर पार्क की मैं बात करूं, सौर ऊर्जा की। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं देश में सोलर पार्क। यहां लिखता हूं भारत में सोलर पार्क, यानी भारत में कौन कौन सी जगह पर सोलर पार्क लगाए गए हैं उनको एक साथ में लिख दूंगा और फिर इनका मैप में भी इनको एक साथ दर्शा दूंगा। तो भारत में हमने कहां कहां सोलर पार्क की स्थापना की है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं सोलर पार्क की यदि बात करता हूं तो सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करता हूं, और राजस्थान में सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहले भड़ला, और राजस्थान में भड़ला सोलर पार्क है। कौन सा है? भड़ला सोलर पार्क है, और ये भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? ये है हमारे जोधपुर में। भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? ये है हमारा जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर भड़ला सोलर पार्क है, ये है हमारा जोधपुर में है, और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, भड़ला सोलर पार्क है जोधपुर राजस्थान में। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हम इसको फलोदी भी देखेंगे, राजस्थान में जब हम देखेंगे तो इसको हम क्या देखेंगे? फलोदी। लेकिन अभी हम इंडिया स्तर पर जीके पढ़ रहे हैं तो हमको केवल जोधपुर नाम याद रखना है जो कि राजस्थान के अंदर है। सबसे पहले मैंने देख लिया है कौन सा? भड़ला देख लिया है। भड़ला के पास में बात करता हूं धीरू भाई अंबानी की। किसकी? धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क। धीरू भाई अंबानी जो सोलर पार्क है यह कहाँ स्थापित किया है हमने? हमारे राजस्थान के अंदर एक क्या है? राजस्थान के अंदर यह है हमारा पोखरण। और पोखरण कहाँ है मुझे बताइए? पोखरण कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर के अंदर हमने क्या लगा दिया है? ये धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क लगा दिया है। तो देखिए भारत में बात करते हैं हम सोलर पार्क की, तो हमने अभी राजस्थान के केवल 2 देख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसके अलावा मैं बात करता हूं, एक है हमारा तीसरे नंबर पर चिरंका सोलर पार्क। चिरंका, और ये चिरंका सोलर पार्क कहाँ है? चिरंका सोलर पार्क लगाया गया है, ये लगाया गया है गुजरात में। कहाँ लगाया गया है? आपको ये भी याद रखना है, चिरंका सोलर पार्क है, इसकी स्थापना गुजरात राज्य में की गई है। गुजरात राज्य में की गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है भड़ला सोलर पार्क बताया है। भड़ला सोलर पार्क मैंने बता दिया आपको फलोदी जोधपुर में बता दिया है। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क है, यहाँ आपको पोखरण जैसलमेर में बता दिया है। चिरंका सोलर पार्क बता दिया है मैंने, गुजरात में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं, 2 की बात कर लेता हूं। यहां मैं बात करता हूं मंदसौर सोलर पार्क, और 5वें नंबर पर मैं बात करता हूं बेटा रीवा सोलर पार्क। तो मंदसौर लिख ही देता हूं, चलो मंदसौर सोलर पार्क है, और एक है रीवा सोलर पार्क। ये मंदसौर और रीवा ये दोनों जो सोलर पार्क हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि देश में सोलर पार्क कहाँ स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले भड़ला सोलर पार्क की मैं बात करता हूँ, जोधपुर में है, राजस्थान के में। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क की बात की जाए तो कहाँ है, पोखरण में है। आगे मैं बात करता हूँ चिरंका सोलर पार्क है, ये गुजरात में है। मंदसौर की बात करूं, रीवा की बात करूं तो ये दोनों कहाँ हैं, एमपी में। आगे मैं बात करता हूं, एक है पावागढ़, पावागढ़ ठीक है। 7वें नंबर पर है कुरनूल, ये है हमारा पावागढ़। पावागढ़ तो है हमारा कहां पर, कर्नाटक में, ठीक है। और आगे बात करूं, ये कुरनूल सोलर पार्क है, ये हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पूरा लिख देता हूं, आप समझ नहीं पाएंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हमने देख लिया है पावागढ़, आगे आप समझ जाना सोलर पार्क है, और ये कुरनूल सोलर पार्क है। इस प्रकार मैंने आपको भारत में जो सोलर पार्क है लगभग महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। भड़ला बता दिया है, धीरूभाई अंबानी बता दिया है, चरंका बता दिया है, मंदसौर बता दिया है, रीवा बता दिया है, पावागढ़ कर्नाटक का बता दिया है, आपको कुरनूल बता दिया है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा कड़प्पा, कुरनूल और गलीबिडु, 3 याद रखने हैं, कड़प्पा, कुरनूल और गलीबिडु। कड़प्पा, कड़प्पा, कुरनूल, गलीबिडु। और आप चाहो तो इस कुरनूल को भी यहाँ लिख सकता हूँ, कुरनूल, ताकि एक साथ हो जाएंगे ये, कुरनूल, ठीक है। ये हमारे सोलर पार्क है, ये क्या है, सोलर पार्क। इनकी स्थापना एक ही राज्य में की गई है, मुझे आप कमेंट करके बताएं। हालांकि मैंने आपको अभी बता दिया, आप समझ जाए होंगे, ठीक है। और आप कमेंट में आंसर भी दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सोलर पार्क है, ये 4 पार्क हैं सोलर पार्क। ये कहाँ है, देखिए कुरनूल, कडप्पा, हाँ तो कुरनूल हो गया, कडप्पा हो गया, गलबीडू हो गया। मैंने कुरनूल डबल लिख दिया है, देखिए कुरनूल यहाँ भी लिख दिया है मैंने, तो कुरनूल लिख दिया है, कडप्पा लिख दिया है, गलबीडू लिख दिया है। चलो एक को हटा देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, कौन सा, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर लिखता हूं मैं अनंतपुरम। कौन सा लिख देता हूं, अनंतपुरम, ठीक है। तो 4 हैं, ये चारों कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। ये चारों सोलर पार्क हैं, ये कहाँ मौजूद हैं, ये चारों हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आप इसे अरुणाचल प्रदेश नहीं समझें, इसलिए मैं इसको पूरा ही लिखता हूँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहां से इसको मैं साफ कर देता हूं, क्योंकि मैंने कुरनूल बता दिया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 6वें नंबर के बाद मैं बात करता हूं 7वें नंबर की, ठीक है। ये 8वें नंबर की, ये 9वें नंबर की, ये 10वें नंबर की। तो देश में लगभग 10-11 है। भारत में हम देखते हैं सोलर पार्क की यदि मैं बात करता हूं तो जोधपुर हो गया, पोखरण हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया है। इसके बाद बात करता हूं, एक और आप लिखना चाहो तो 12वें नंबर पर लिख सकते हैं, कुमुति सोलर पार्क। और ये कुमुति सोलर पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कुमुति सोलर पार्क है, ये है तमिलनाडु में स्थित है। कुमुति कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। देश में लगभग जितने भी सोलर पार्क हैं जिनकी स्थापना की गई है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप देख सकते हैं भारत में सोलर पार्क, तो भारत में सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, सबसे पहले पूछा जाता है भड़ला सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप याद कर सकते हैं जोधपुर राजस्थान में की गई है। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप बताएंगे पोखरण जैसलमेर में की गई है। चिरंका सोलर पार्क की स्थापना हमने गुजरात में की है। मध्य प्रदेश में हमने 2 सोलर पार्क लगाए हैं, मंदसौर सोलर पार्क और रीवा सोलर पार्क हैं। इसके बाद में बात करता हूं पावागढ़ की, तो पावागढ़ सोलर पार्क कहाँ लगाया है हमने, कर्नाटक में लगाया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करता हूं तो 4 हमने सोलर पार्क लगाए हैं, नाम याद होने चाहिए, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुरम, गलेबिडु। इसके बाद कुमुति सोलर पार्क है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको एक एक चीज याद रहने वाली है।
और आपको याद कब रहेंगे, तो मेरे को मैप में डालेंगे, आप बार बार खुद से मैप में डालने का प्रयास करेंगे। जैसे मुझे याद है, ठीक है, कैसे याद है, जोधपुर है, डायरेक्ट आप याद रखें, जोधपुर में भड़ला है, पोखरण में धीरूभाई अंबानी है, गुजरात में चरंका है, एमपी में 2 है, मंदसौर और रीवा। कर्नाटक की मैं बात करता हूं तो कर्नाटक में कौन सा है, पावागढ़ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 4 है, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुरम, गलबीडू, और इसके बाद तमिलनाडु में कुमुती। इस प्रकार ये भारत में जितने भी सोलर पार्क हैं, ये सोलर पार्क हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको मैप में दिखा सकते हैं, आप चाहेंगे तो हम इसको मैप में भी दिखा देंगे और आप भी दिखा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तो आप सीख चुके हैं। ठीक है, पहले इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब मैप हम खोल लेते हैं। चलो इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी आउटलाइन है, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ है वो यहाँ से क्लियर दिखे। जो उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा, और यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और बड़ा कर दूंगा, ये लीजिए आप। ठीक है, इतना बड़ा कर देंगे इसको। ठीक है, और ऊपर खिसका देंगे इसको, थोड़ा इसको नीचे भेज देंगे। हाँ, ये आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये कलर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने साफ कर दिए हैं। ये है हमारे इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में एक एक चीज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कलर में चूज करता हूँ रेड और ब्लैक ताकि आपको साफ दिखे। देखिए, एक एक चीज है। यहां से मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में भड़ला और धीरूभाई अंबानी 2 हैं, भड़ला है और धीरूभाई अंबानी है, 2 सोलर पार्क है। भड़ला है और धीरूभाई अंबानी है, ये जोधपुर में है। तो ठीक है, इन दोनों को दिखा देते हैं। भड़ला और धीरूभाई अंबानी राजस्थान में है, तो एक तो दिखा देता हूं मैं, सॉरी, भड़ला और धीरूभाई अंबानी। पहले नंबर पर है भड़ला सोलर पार्क। ठीक है, भड़ला सोलर पार्क है, और दूसरा है धीरूभाई अंबानी। अंबानी का नाम तो आपने सबने सुना होगा, ये भी सोलर पार्क है। ये दोनों कहाँ स्थित है मुझे बताइए। ये है राजस्थान है, और राजस्थान के इधर से देख लेते हैं। चलो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो भड़ला सोलर पार्क हो गया है, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क हो गया है। दोनों कहाँ स्थित हैं, राजस्थान में स्थित हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों कहाँ स्थित हैं, राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं, राजस्थान में। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे। आगे यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, आगे आपको एक एक चीज आपको दिखा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। ये हम दोनों लिख चुके हैं, गुजरात का लिख देंगे, चरंका देखते हैं, और हम मंदसौर रेवा एमपी के लिखते हैं। ठीक है, तो चरंका लिख लेते हैं गुजरात में। गुजरात में क्या लिख लेते हैं, चरंका। ये गुजरात है, गुजरात में क्या लिखते हैं, चरंका। तो चरंका सोलर पार्क है, ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, मंदसौर और रीवा 2 एमपी में है, यहाँ है एमपी, मंदसौर और रीवा 2 हम देखते हैं। एक तो है मंदसौर और एक है रीवा, ये दोनों क्या है, सोलर पार्क है। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चरंका कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ मैं कौन सा लिखा है, क्रम वाइज आपको बता देता हूँ। तो ये हम लिख चुके हैं, जोधपुर के दोनों, राजस्थान के दोनों लिख चुके हैं, चरंका लिख चुके हैं, मंदसौर रीवा लिख सकते हैं। कर्नाटक का पावागढ़ लिख लेते हैं, कर्नाटक का पावागढ़, कर्नाटक का पावागढ़, कर्नाटक है ये, और इस कर्नाटक का लिखते हैं पावागढ़। कर्नाटक में क्या लिखते हैं, पावागढ़ लिख लेते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का लिख लेते हैं एक कुमुती। कौन सा लिख लेते हैं, कुमुती। कुमुती ये हमारा सोलर पार्क है। इसके अलावा 4 बचते हैं हमारे, और 4 कौन से हैं, ये हमारे चारों कहाँ स्थित हैं बताइए मुझे। ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुरम और गलबीडू। कौन से हैं, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुरम और गलबीडू। कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुरम और गलबीडू, इनको यहाँ लिख देते हैं।
आंध्र प्रदेश में, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ 4 लिख देते हैं। पहले है कुर्नूल, ठीक है, दूसरा है कडप्पा, तीसरा है अनंतपुरम, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुरम, और चौथा है गलीबीडू, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं ये चारों सोलर पार्क हैं हमारे। ये कहाँ स्थित है मुझे बताइए, ये कहाँ स्थित है? ये है हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मत समझना इसको, आंध्र प्रदेश समझना है, ठीक है। तो जो भी हमारे सोलर पार्क है राजस्थान में, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसको भी हटा के लिखता हूं। सबसे पहले तो ये राजस्थान में है, ठीक है। ये भी दोनों कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, भारत के क्या है? सोलर पार्क। ये भारत के जितने भी सोलर पार्क हैं उनको सबको हमने किस में दिखा दिया है? एक ही मैप में आपको दिखा दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं भारत के जो सोलर पार्क हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। बड़ला है और जो धीरू भाई अंबानी है, दोनों राजस्थान में हो गए हैं। चिरंका गुजरात में हो गया है। मंदसौर रीवा 2 MP में हो गए हैं। पावागढ़ है, ये कर्नाटक में हो गया है। पावागढ़ कहाँ है? कर्नाटक में। पावागढ़ कहाँ है? कर्नाटक। तो पावागढ़ है, ये कर्नाटक में हो चुका है। इसके बाद कुमितु है, कुमुति कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये भी एक सोलर पार्क है। और हम जानते हैं आंध्र प्रदेश में 4 सोलर पार्क हैं, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुरम और गलवीडू। इस प्रकार भारत के सोलर जो पार्क हैं वो उनकी हमने चर्चा कर ली है। आज देखिए, आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? हमने जलीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा का बहुत ढंग से विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा की है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है एक एक चीज आपके समझ में आई होगी। इसके बाद मैंने जितने भी बांध थे जलीय ऊर्जा में, वो सारे बांधों का एक बार फिर से आपको रिवीजन किया है। महत्वपूर्ण बांध थे जो कि लगभग थे, वो सारे बता दिए हैं। एक दो कोई बच गया है तो नदी वाले चैप्टर में आप जाके वहां से बांध को लिख सकते हैं, उस पर भी जलीय ऊर्जा का सोर्स आपका वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सौर ऊर्जा की बात की। सौर ऊर्जा की हमने देखा कि सौर ऊर्जा की शुरुआत से लेकर हमने कौन कौन से मिशन चलाए हैं। मिशनों के तहत सौर ऊर्जा के जो भी हमने क्या है प्लांट है, सौर ऊर्जा है, इसको कैसे बढ़ावा मिला है, कैसे अंतरराष्ट्रीय महागठबंधन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय महागठबंधन के बाद हमने कैसे सौर ऊर्जा है, ये सोलर पार्क है, इनकी स्थापना की है। मैं आपको ये फिर से विश्वास दिलाता हूं कि जो आप ये जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है हम भारत की ज्योग्राफी में, वो पढ़ा है भारत की झीलें। जो टॉपिक है भारत की झीलें, ये बहुत विस्तार से मैंने आपको मैप से पढ़ाई है। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो वहां जाके देखें। दूसरे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाई है भारत की नदियां। ये भारत की नदियां बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाई हैं। आप जाके देखेंगे किसी भी कोचिंग संस्थान ने इतने ढंग से और इतने विस्तार पूर्वक और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको नहीं पढ़ाया है, मैप में नहीं पढ़ाया है। आपको बता दिया होगा ऐसे ही, और आपने कच्चा चित्र बनाया है, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है जब तक आप हमारे जो ये वीडियो लेक्चर हैं इनकी क्वालिटी बढ़ाएं। क्वालिटी बढ़ाने के बाद आपको सारी चीजें हैं यहाँ पर क्लियर नजर आएंगी कि किस स्टेट से, कौन से राज्य से, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कहां से गुजर रही है, कहां पर कौन सा बांध बना है, कहां पर एक कोई सा भी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। इसको किसको कहां शामिल किया है, कौन सी चीज कहां पर है, एक एक चीज वहां पर आपको शामिल की गई है। जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई है उसके बाद मैंने आपको ऊर्जा पढ़ाना शुरू किया है, और भारत में ऊर्जा संसाधन जिसमें हम देख चुके हैं परमाणु ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम समुद्री ऊर्जा का भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम भूतापीय ऊर्जा की चर्चा कर चुके हैं। भूतापीय ऊर्जा के बाद हम देख चुके हैं किसकी, बायोगैस ऊर्जा की बात कर चुके हैं। इसके बाद मैंने आज के लेक्चर में आपको 2 चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो जलीय ऊर्जा है, इसकी विस्तार से चर्चा की है, और इसके बाद मैंने जो ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की भी ढंग से चर्चा की है। एक लास्ट हमारा इसका पार्ट आने वाला है, वो कल आने वाला है। आप कल ध्यान से देखें, आप कल भी ये पाएंगे कि जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं उससे भी बेहतरीन तरीके से हम कल पढ़ेंगे। कल हम पवन ऊर्जा के ढंग से चर्चा करते हैं। पवन ऊर्जा के बाद हमारी जो बायोमास है उसके बारे में ढंग से चर्चा करते हैं, और कैसे NTPC है उसने गैस आधारित और ऊर्जा आधारित भारत में संयंत्र लगाए हैं, ठीक है। तो जैसे हम तापीय ऊर्जा बोलते हैं तो तापीय ऊर्जा के भी हम ढंग से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे अपने हैं, तो मुझे आप सुझाव दे सकते हैं कि आपको मुझे किस चीज का मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। आप कमेंट करके मुझे बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ठीक है।